ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम मध्यकालीन भारत अर्थात मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत के इस सफ़र में हम दिल्ली सल्तनत तक पहुंच चुके हैं। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी हमारे इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो वो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट मेडिवल हिस्ट्री बाय विकास सर में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं इल्तुतमिश के अगले शासकों को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को, वो भी बिना किसी देरी के। रुकनुद्दीन फिरोज, जिनका शासनकाल 1236 ईस्वी में ही चला। तो दोस्तों, रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश के पुत्र थे और इनका शासनकाल मात्र कुछ महीनों के लिए था। 1236 ईस्वी में ही ये राजा बने और उसी में ही राजा के पद से हटा दिए गए। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन कुछ अमीरों को यह बात रास ना आई और उन्होंने इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद में उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाला। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इल्तुतमिश एक बहुत ही योग्य और दूरदर्शी शासक थे। उनको ऐसा अंदेशा हो गया था कि उनकी जितनी भी संतानें हैं उसमें रजिया एक बहुत ही योग्य शासक बनेगी। वो बहुत ही बहादुर और निडर थी। तो इसीलिए इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले उसको उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया, लेकिन यह बात अमीरों को रास ना आई। जैसा मैंने आपको बताया कि लाहौर और दिल्ली में उस समय अमीरों की भी बहुत चलती थी। तो उस समय ऐसा किया अमीरों ने कि रुकनुद्दीन फिरोज को ही राजा बना दिया रजिया की जगह पर। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य व विलासप्रिय शासक सिद्ध हुए। दोस्तों, कई इतिहासकारों ने तो इन्हें विलास प्रेमी जीव तक का कह दिया है। शासन कार्यों में इसकी रुचि बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए शासन कार्य का कार्यभार उसकी मां शाह तुर्कान ने संभाला। रुकनुद्दीन के शासनकाल में चारों ओर विद्रोह व अशांति फैली हुई थी। बदायूं व लाहौर के प्रांताध्यक्षों ने इनकी सत्ता मानने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब रुकनुद्दीन फिरोज राजा बने उस समय बहुत ही ज़्यादा विद्रोह होने लगे। उसका शासन से कोई लेना देना ही नहीं था, शासन कैसे चलाना है उससे कोई मतलब ही नहीं था। बस वो पूरा दिन मदिरापान करता था और नृत्य देखता रहता था और उसका कोई भी काम नहीं था। शासन कार्य की जो कार्यभार था वो उसकी मां शाह तुर्कान ने संभाला और धीरे धीरे देखते ही देखते हर जगह विद्रोह होने लगे। बदायूं और लाहौर के दो प्रांत अध्यक्ष थे, इन्होंने तो इनकी सत्ता मानने से भी इनकार कर दिया। बाद में परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को ही सिंहासन पर आसीन किया। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को ही उत्तराधिकारी के रूप में चुना था, लेकिन जब फिरोज शाह एक बहुत ही ज़्यादा अयोग्य शासक साबित हुए तो उन्होंने उठाकर फिर से रजिया को ही राजा बनाने का फैसला कर लिया। अब हम देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। तो दोस्तों, रजिया के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक बार आपके मन में वो स्टोरी आ जाएगी, फिर आपको ये पूरा डिटेल्ड वे में जो हम पढ़ेंगे वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, रजिया का जन्म 1205 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। इनके पिता दिल्ली सल्तनत के महान शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे। शुरू से ही राजसी घराने में पली बड़ी रजिया बचपन से ही बहुत साहसी व निडर थी। इनके पिता सुल्तान इल्तुतमिश ने कभी रजिया को एक स्त्री होने के कारण दरकिनार नहीं कर दिया। इन्होंने कभी रजिया और अपने पुत्रों में भेदभाव भी नहीं किया। रजिया के पिता ने रजिया को सभी प्रकार की शिक्षाओं में पारंगत कराया। धनुर्विद्या, घुड़सवारी, कूटनीति, राजनीति आदि सभी में उसने अपनी पूरी काबिलियत दिखाई। वह अक्सर ही अपने पिता के साथ सैन्य उपक्रमों में जाया करती थी। रजिया किसी भी मामले में अपने भाइयों से कम नहीं थी। एक बार जब सुल्तान इल्तुतमिश ग्वालियर के हमले में शरीक थे, तब उसने दिल्ली की बागडोर अपने पुत्री रजिया को सौंप दी और वापस आने पर वह रजिया के प्रदर्शन से बहुत आश्चर्यचकित हुए। रजिया ने इल्तुतमिश की गैर हाजिरी में शासन को बहुत ही कुशलतापूर्वक चलाया। इल्तुतमिश ने इसके इस काबिलियत से प्रसन्न होकर उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनने का फैसला किया।
रजिया के लिए इल्तुतमिश के शब्द कुछ इस प्रकार के थे। मेरी यह छोटी पुत्री कई पुत्रों से श्रेष्ठ है। इतनी सब योग्यता होने के बाद भी रजिया को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसकी चुनौतियों का कारण था केवल उसका एक स्त्री होना। उस समय का समाज महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देना चाहता था। स्त्रियां कभी भी पुरुषों के बराबर नहीं मानी जाती थी। जब रजिया दिल्ली की शासिका बनी तो अचानक ही विद्रोह उत्पन्न हो गए। जब उसने पुरुषों की भांति वस्त्र पहनना शुरू किया तो पुरुष तख्ते के लोगों को ये स्त्रीत्व का अपमान लगने लगा। जब रजिया ने पर्दा प्रथा को त्यागा तब मुस्लिम समाज को यह नागवारा गुजरा। इन्हीं सब षड्यंत्रों से जूझती हुई रजिया को अंत में मार डाला गया। दोस्तों, रजिया एक असफल शासिका रही, पर ध्यान रहे वह एक अयोग्य शासिका नहीं थी। वह तो कई पुरुषों से भी बेहतर थी। उसकी असफलता का केवल एक ही कारण था, वो था उसका स्त्री होना। तो दोस्तों, इसी छोटी सी स्टोरी के साथ में अब हम रजिया सुल्तान के बारे में डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान जो कि 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासिका रही। रजिया का जन्म 1205 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में। इनकी माता का नाम कुतुब बेगम था तथा पिता का नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। रजिया को इतिहास में रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना के नाम से जाना जाता है। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की प्रथम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर याद रखना है कि जब रजिया शासिका बनी तो वो मुस्लिम की और पूरे तुर्की इतिहास की, तुर्क का जितना भी इतिहास है पूरे तुर्की इतिहास में और पूरे मुस्लिमों में सबसे पहली महिला शासिका थी जिसने दिल्ली की या फिर जिसने शासन की बागडोर संभाली। कोई पहली शासिका बनी तो वो रजिया ही थी, ठीक है। और उसके बाद में वो रजिया से रजिया सुल्तान बनी, ठीक है। एक स्त्री का सुल्तान के सिंहासन पर बैठना विभिन्न प्रांतों के सूबेदारों को नागवार गुजरा, ठीक है दोस्तों। सब जहाँ हर जगह के जितने भी सूबेदार लोग थे उन्होंने सोचा कि एक स्त्री के हम अंडर में काम करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उनको बहुत ही बुरा लगने लगा। इसके साथ साथ रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान काबा पहनकर दरबार में भी आना शुरू किया। मुस्लिम समुदाय में इस बात का बहुत विरोध किया। उन्होंने इस बात को इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन माना, ठीक है दोस्तों। तो जो रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और उसके बाद में पुरुषों की तरीके से चोगा पहनकर आने लगी दरबार के अंदर, तो इस्लाम धर्म वाले लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन है। एक स्त्री के कारण रजिया सुल्तान को बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी रजिया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता के तर्ज पर दिल्ली का सिंहासन कुशलतापूर्वक संभाला और रूढ़िवादी मुस्लिम समाज को चौंका दिया और खुद को एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय, व्यवहार कुशल, प्रजा के हित में काम करने वाली शासिका साबित किया। तो दोस्तों, अब हम इनके उपाधियों के बारे में देखते हैं। रजिया ने उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की, ठीक है दोस्तों। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको मेमोराइज कर लीजिए कि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, ठीक है। तो आपको बताना है उद्मत उल निस्वा। रजिया जब शासिका बनी तो मलिक मोहम्मद सलारी, कबीर खां एयाज, मलिक जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची जैसे इक़्तेदारों का सामना करना पड़ा। तो जब रजिया शासिका बनी तो बहुत सारे सूबेदार और इक़्तेदार जो होते थे वो इस चीज़ से गुस्सा हो गए कि एक महिला कैसे राजा बन सकती है, सुल्तान कैसे बन सकती है, ठीक है। तो इक़्तेदार जितने भी थे, तो दोस्तों इक़्तेदार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो इल्तुतमिश थे उन्होंने इक़्ता प्रथा शुरू करी। इक़्ता प्रथा क्या होती है दोस्तों कि उस समय लोगों को सैलरी ना दे करके उनको भू दे देना, मतलब ज़मीन दे देना, ठीक है। जैसे किसी की सैलरी मान लो 50,000 रुपये है तो 50,000 रुपये ना दे करके 50,000 रुपये की लैंड उनके नाम पे कर देना, ठीक है। तो इक़्ता प्रथा इसको बोलते थे। तो ये शुरू किया था इल्तुतमिश ने। तो जितने भी इक़्तेदार थे, ठीक है, उनको ये बहुत ही नागवारा गुजरा कि हम एक महिला के अंडर में काम नहीं कर सकते। रजिया को पता था कि युद्ध करके इनसे जीतना बहुत ही मुश्किल है। तो जब उन्होंने विद्रोह कर दिया और इनके राज पर आक्रमण कर दिया तो रजिया को ये बात पता थी
थी कि हम इतने सारे लोग से तो जीत नहीं सकते हैं, इसलिए वहाँ पर रजिया ने अपना दिमाग लगाया और कूटनीति का सहारा लिया। रजिया ने बड़ी चालाकी से कूटनीति के सहारे उनमें आपसी फूट पड़वा दी। वे सभी आपस में ही लड़ गए। रजिया ने इसका फ़ायदा उठाया और उन पर आक्रमण करके विद्रोह को समाप्त कर दिया। रजिया ने 1236 से लेकर 1237 ईस्वी में, इसके बीच में 1236 से 1237 ईस्वी के बीच में रणथंभौर जीतने का अभियान शुरू किया। ठीक है, अपने रणथंभौर का किला तो क्षतिग्रस्त कर दिया। इन्होंने क्या किया, रणथंभौर का जो किला था उसको तो गिरा दिया, लेकिन उसको जीत ना पाए। और दोस्तों, तुर्कान ए चहलगामी, इसके बारे में आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया है कि तुर्कान ए चहलगानी जो है एक 40 गुलाम सरदारों का दल था जो इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश ने इसको अपनी प्रजा की और अपने शासन को बचाए रखने के लिए इनको बनाया था। ठीक है, इन्हें हम गुलाम चालीसा दल के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये तुर्कान ए चहलगामी थे, ये भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए रजिया के राजा बनने से। रजिया एक शासिका के रूप में जब बनी तो इनको पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, ये भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी जो एक समय इल्तुतमिश के वफादार व विश्वसनीय गुलामों का दल था, वो भी रजिया को एक सुल्तान के रूप में देखना नहीं चाहते थे। रजिया ने तुर्कान ए चहलगामी की समस्या का सामना करने के लिए अपने वफादारों को उच्च पद देना शुरू किया। उनके पास बहुत पावर थी, वो गुलाम चालीसा दल थे ना, तो उनके इल्तुतमिश ने उनको बहुत पावर दे रखी थी। तो रजिया ने सोचा कि अरे इनसे हमें निपटना है तो हमें अपने लोगों को बहुत ही हाई पोस्ट देना होगा। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा ही किया। तो रजिया ने देखते हैं क्या किया दोस्तों, मलिक मुजाहुद्दीन को वजीर का पद दे दिया, सैफुद्दीन ऐबक बहतू को सेनाधिकारी बना दिया, कुतुबुद्दीन हसन गौरी को नायब सेनापति बना दिया और इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को अमीर ए हाजिब बना दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जब रजिया ने एक गैर तुर्की अफ्रीकी मुस्लिम जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत, उसको अमीर ए आखूर बना दिया, यानी कि शाही अस्तबल का प्रधान बना दिया, तब चहलगामी लोग जो थे वो रजिया के और ज़्यादा विद्रोही बन गए और उन्होंने रजिया के बीच में षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, जैसे ही जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर बनाया गया। अब जलालुद्दीन याकूत कौन थे, तुर्की अफ्रीकी मुस्लिम थे। ठीक है, तुर्की अफ्रीकी मुस्लिम थे ये। तो उस समय जैसे इन्हें अमीर ए आखूर का पद दिया गया, वैसे ही चहलगामी और ज़्यादा गुस्से में आ गए और रजिया के विद्रोही बन गए। ठीक है, और इन्होंने रजिया के बीच में षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, जलालुद्दीन याकूत के बारे में मैं आपको बता दूं, कई इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि याकूत और रजिया के बीच में प्रेम संबंध था। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन बाद में याकूत से रजिया की शादी नहीं होती है। ठीक है, बल्कि रजिया की शादी किससे होती है, अल्तुनिया से। उसको भी हम आगे देखेंगे। चलिए अब देखते हैं नोट। मलिक अल्तुनिया ताबर हिंद जो कि भटिंडा में है उसका इख्तियार था और कबीर खां एयाज लाहौर और मुल्तान का इख्तियार था। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनका अभी यूज़ आने वाला है। 1238 ईस्वी में कबीर खां एयाज ने विद्रोह कर दिया, जिसमें तुर्कान ए चहलगामी का समर्थन प्राप्त हुआ। तो दोस्तों 1238 ईस्वी में क्या किया कबीर खां एयाज ने, इसने विद्रोह कर दिया। ठीक है, लाहौर और मुल्तान का इख्तियार था ये, इसने क्या किया, विद्रोह कर दिया। जब इसने विद्रोह किया तो तुर्कान ए चहलगामी, ठीक है, गुलाम चालीसा दल, इसने इनका भरपूर समर्थन किया। रजिया को जब यह बात पता चली तो उसने कबीर खां एयाज को बातचीत करने के लिए अपने दरबार में बुलाया। ठीक है, रजिया को जब ये पता चला कि अरे इसने तो विद्रोह कर दिया हमारे राज्य के ऊपर, तो रजिया ने कहा कि चलो इसको अपने दरबार में बुलाते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। ठीक है, और उसको अपने दरबार में बुला लिया और फिर क्या किया, उसे धोखे से मार डाला। इस कदम से चहलगामी अत्यधिक आक्रोशित हो गए, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गुस्से में आ गए चहलगामी। ठीक है, कि अरे इसने तो इसी को मार डाला जबकि हम इसको सपोर्ट कर रहे थे। 1240 ईस्वी में भटिंडा के इख्तियार मलिक अल्तुनिया ने भी विद्रोह कर दिया। 1240 ईस्वी में इन्होंने मलिक अल्तुनिया जो थे इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया ने दिल्ली से बाहर विद्रोह किया, लेकिन रजिया वहां पर पराजित हो गई और अल्तुनिया ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो भटिंडा के इख्तियार थे
जिनका नाम था मलिक अल्तुनिया, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया और उनके विद्रोह से बचने के लिए रजिया ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, दिल्ली के बाहर विद्रोह कर दिया रजिया ने, लेकिन रजिया वहाँ पे हार गई। ऐसा बोला जाता है कि पहले रजिया जीत रही थी, लेकिन बाद में अल्तुनिया ने ज़्यादा दिमाग लगाया और बहुत ही बहादुरी से लड़ा और रजिया को हरा दिया। ठीक है, पराजित कर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसका लाभ उठाकर चहलगामी ने इल्तुतमिश के दूसरे बेटे, जिसका नाम था मुइजुद्दीन बहराम शाह, उसको नया सुल्तान बना दिया। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि दिल्ली के सुल्तान, ठीक है, सुल्ताना जिनका नाम था रजिया, वो तो बंदी बन गई। ठीक है, वो तो उसको तो अल्तुनिया ने वहाँ गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाया चहलगामियों ने और तुरंत ही जो रजिया के भाई थे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इल्तुतमिश के जो दूसरे बेटे थे जिनका नाम था मुइजुद्दीन बहराम शाह, उनको दिल्ली का नया सुल्तान बना दिया। ठीक है, अब उधर देखो क्या किया दोस्तों, रजिया बहुत ही ज़्यादा चालाक थी। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें अल्तुनिया बचपन से ही इनको रजिया को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था और ऐसा कहते हैं कि दोनों साथ में युद्ध कला और बहुत सारे कौशल को सीखा था। तो जैसे ही रजिया ने अल्तुनिया से विवाह के लिए बोला, अल्तुनिया तुरंत ही तैयार हो गया। ठीक है, अल्तुनिया ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद इन दोनों ने दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाई। दोनों ने अपनी सेना के साथ बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन इनकी सेना विद्रोहियों से और दिल्ली में जो उनकी सेना थी उससे जीत ना सके। वापसी के समय 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल नामक स्थान पर कुछ डाकुओं द्वारा अल्तुनिया व रजिया की हत्या कर दी गई। ठीक है दोस्तों, रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ पे की गई, तो आपको ध्यान रखना है, कैथल नामक स्थान पर हत्या की गई। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं रजिया की हत्या हो गई। तो दोस्तों एक हिस्टोरियन हैं जिनका नाम है एल्फिस्टन ने कहा है कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। और मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासरी में भी कहा है कि रजिया के पतन का जो सबसे मेन कारण था वो उसका स्त्री होना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रजिया सुल्तान एक बहुत ही बहादुर शासिका थी। अगर वो स्त्री ना होती, ठीक है, वह एक असफल शासक थी, लेकिन वह एक अयोग्य शासक नहीं थी। अगर वो स्त्री ना होती तो हो सकता है कि आज हम उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा गर्व से पढ़ रहे होते। स्त्री होने के कारण इनके आपने देखा कि कितने सारे विद्रोह होने लगे और इन विद्रोहों से लड़ते लड़ते वो जीत ना सकी और केवल 3.5 वर्षों के बाद ही उसको षड्यंत्र करके मार डाला गया। केवल 3.5 सालों के लिए ये शासिका रह सकी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही आज की हम यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा है वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।